2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये एंथैल्पी भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? सबको 2 से डिवाइड कर देती हूँ, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। नॉट ओनली फॉर मल्टीप्लिकेशन, मैं सबको 2 से डिवाइड कर देती हूँ, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये वैल्यू 2। ठीक है? और थर्ड मैंने क्या बताया आपको, अगर मैं स्टेट को चेंज कर दूं तब भी इसका वैल्यू अफेक्टेड हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे गैस गैस और लिक्विड लिया है, मैंने यहाँ पे गैस गैस और ये भी गैस में ले लिया है, वाटर को भी गैस में ले लिया, तो वैल्यू चेक करो आप, चेंज हो गया है, -286 का -241 हो गया है। तो स्टेट्स के साथ भी वैल्यू चेंज हो जाता है। अब हम सीधे चलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशंस के बाद आपका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये मैं रख कर लूंगा। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है? अच्छा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में क्या है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है जब आप कोई भी केमिकल इक्वेशंस पढ़ते हो तो उसका एंथैल्पी बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दिस। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम इसे लिखते हैं डेल्टा एच आर लिखते हैं बच्चे। हाँ, एक होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और दूसरा होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी। तो अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होता है, ठीक है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है किसी भी एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन के जब चल रहा होता है तो उस टाइम कितनी हीट, आइदर हीट एब्जॉर्ब हो जाता है या फिर हीट क्या होता है, रिलीज हो जाती है। ठीक है? तो कितनी हीट रिलीज हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है रिएक्शन के लिए, कब? जब रिएक्शन के सारे रिएक्टेंट जो है वो कंप्लीट रिएक्शन दिखाते हुए प्रोडक्ट बना रहे हैं। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में अगर कंप्लीट रिएक्शन दिखा रहे हैं, मतलब कोई भी रिएक्टेंट्स बच नहीं रहा है, एंड में सारे रिएक्शंस खत्म हो रहे हैं और प्रोडक्ट बन रहा है, जिसे कंप्लीट रिएक्शन कहते हैं। अगर उस टाइम जो हीट रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, हम उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट, the amount of heat absorbed, release, कुछ भी हो सकता है, the amount of heat absorbed or released during a balanced chemical reaction, during a balanced chemical reaction, when all the reactants have reacted completely to form the product. ठीक है, मैंने आपको लिखवा दिया है, दोबारा आपको लिखवा बता देती हूँ। The amount of heat absorbed or released, absorb भी हो सकती है हीट, रिलीज भी हो सकती है during balanced chemical reaction, reaction balanced होना चाहिए, when all the reactants have reacted completely, सारे reactants complete reaction दिखा चुके हैं, पार्शियल रिएक्शन के लिए नहीं होता है, या फिर इनकम्प्लीट रिएक्शन के लिए हम डेल्टा एच रिएक्शन नहीं निकालते हैं, हम कंप्लीट रिएक्शंस के लिए निकालते हैं। अगर कोई एक मान लो A प्लस बी गिव्स C प्लस D, यहाँ पे दो रिएक्टेंट हैं, ये दोनों कंप्लीट रिएक्शन में जाएंगे और जब रिएक्शन एंड होगा तो ये दोनों 0-0 हो जाएगा और ये पूरा बन चुका होगा, इसे कहते हैं कंप्लीट रिएक्शन। क्लियर है? तो ऐसे अगर रिएक्शंस चल रही है मेरे पास है तो उसके जो एंथैल्पी, जो हीट वहां पे रिलीज होगी या एब्जॉर्ब हो जाएगी, उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है? ओके, अच्छा, तो समझ में आ गया कि क्या होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कंप्लीट रिएक्शन चलना चाहिए बैलेंस रिएक्शन के साथ, हमें दिखाना है रिएक्शन कंप्लीट होना चाहिए और उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है हम उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अच्छा, एब्जॉर्ब का मतलब एंडोथर्मिक, रिलीज का मतलब एक्सोथर्मिक। एब्जॉर्ब का मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव पाया जाएगा और रिलीज का मतलब डेल्टा एच नेगेटिव पाया जाएगा। तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन में चलते हैं। अच्छा, अब स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, मैं यहीं पे बता देती हूँ आपको।
स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है? डेल्टा एच, यहाँ पे नॉट डाल देते हैं, ऊपर एक नॉट डाल देते हैं, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि वही एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है स्टैंडर्ड भी, बट इसमें क्या होता है जब मैं रिएक्शन को कैरी आउट करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा और अच्छे से बता देती हूँ, बड़ा क्लियर हो जाएगा ना, ये समझ में नहीं आएगा आपको। सबसे पहले एंथैल्पी पढ़ लेते हैं। एंथैल्पी क्या है? बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, सारे रिएक्टेंट प्रॉपर कॉम्बिनेशन आई मीन रिएक्शन पे जा रहे हैं और कंप्लीट रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं। उस टाइम जो एनर्जी रिलीज या अब्सॉर्ब हो रही है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं वही H2 को ले लेती हूँ, H2 प्लस हाफ O2 गैस will give me H2O liquid। क्लियर है? क्या है इसका डेल्टा एच? अभी आपको मैंने बताया था। सबसे पहली बात बैलेंस्ड रिएक्शन है। दूसरी बात ये कंप्लीट रिएक्शन दिखाने के बाद H2O बना रहे हैं, प्रॉपर रिएक्शन दिख रहा है मुझे, ये लिक्विड स्टेट में यहाँ पे है। इसका डेल्टा जब भी मैंने आपको बताया था 286 किलो जूल पर मोल, आप एक बार चेक कर लो, मैंने बताया था आपको डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस 286 किलो जूल पर मोल, इससे पहले लिखवाया था। इसे हम क्या कहेंगे? डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन कहेंगे, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन कहेंगे। कंप्लीट रिएक्शन भी दिख रहा है, साथ में बैलेंस्ड भी है, साथ में स्टेट्स भी गिवन है, साथ में एंथैल्पी प्रॉपर आ रहा है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। अच्छा, अब क्या होता है स्टैंडर्ड का मतलब क्या? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वो अगर मैं इसी रिएक्शन को कैरी आउट करूंगी कब? 1 बार प्रेशर में और 298 केल्विन में, तो हम उसे कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहेंगे। दैट मींस अगर वही रिएक्शन को मैं कैरी आउट करूंगी किसमें? एट 1 बार एंड 298 केल्विन में ये रिएक्शन को मैं कैरी आउट करूंगी, दिस इज द स्टैंडर्ड्स। 1 बार एंड 298 केल्विन। हम इसे और भी क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एच रिएक्शन नॉट डाल सकते हो आप, दिस नॉट का मतलब स्टैंडर्ड। और ये क्या कहता है? 1 बार एंड 298 केल्विन में रिएक्शन चल रहा है, एंड दिस वैल्यू इज आल्सो माइनस 286 किलो जूल पर। दिस इज माय स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये कंडीशंस होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, मान लो मैं वही 1 बार और 298 केल्विन में एक रिएक्शन बता रही हूँ आपको, जो कि इसके लिए है आपका, मैं उसमें लेके चलूंगी आपको। काफी सारे रिएक्शंस में आते हैं, तो हम चलेंगे, इसमें चलते हैं। N2 गैस प्लस 3H2 गैस, 2NH3 गैस, और काफी सारे रिएक्शंस आपके पास होंगे, आपको काफी सारे रिएक्शंस ऐसे मिलेंगे। N2 गैस प्लस 3H2 गैस विल गिव मी 2NH3 गैस। इसका अगर मैं इसे 1 बार एंड 298 केल्विन में कैरी आउट करूंगी, बैलेंस भी है, स्टेट्स भी मिला है, तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा एच रिएक्शन स्टैंडर्ड। कितना है अभी बताया था आपको मैंने इससे पहले, दिस इज माइनस 92 किलो जूल पर मोल होता है। So this is my enthalpy of reaction and this is my standard. Standard का मतलब नॉट का नॉट देखोगे तो स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? 1 बार 298 में कुछ रिएक्शन कैरी आउट करते हैं। अच्छा, अब हम सीधे चलते हैं। C solid plus O2 gas will give me CO2 gas। यहाँ पे क्या है? कार्बन का स्टेट दिखाया गया है। कार्बन हमेशा, कार्बन के बदले आप ग्राफाइट भी आपको मिलेगा, कार्बन के बदले ग्राफाइट भी लिखा हुआ मिलेगा, द सेम थिंग। तो कार्बन हमेशा सॉलिड के फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, ऑक्सीजन जो है वो गैस है और CO2 गैस के फॉर्म में आएगा। और अगर ये रिएक्शन को मैं 1 बार 298 केल्विन में कैरी आउट करूंगी, तो इसका जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है हम उसे कहेंगे माइनस 393 किलो जूल पर। ये जो वैल्यूज है ये मैंने नहीं निकाला है, फाउंड आउट वैल्यूज है, ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये सारे वैल्यूज निकाले गए वैल्यूज हैं सारे। क्लियर ना? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्मेशन के टाइम में जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी होती है? माइनस 393 किलो जूल पर मोल। माइनस क्या डिनोट कर रहा है? द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। माइनस क्या डिनोट कर रहा है? द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। नॉट क्या डिनोट कर रहा है? द रिएक्शन इज carried out at 1 bar and 298 केल्विन। एंड व्हाट इज दिस R? R का मतलब इस रिएक्शन का एंथैल्पी।
ठीक है। सो नेक्स्ट गो टू, ये आपका हो गया एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, आपको समझ में आ चुका है। और कब हम स्टैंडर्ड लिखते हैं, स्टैंडर्ड क्यों लिखा जाता है, ये भी आपको समझ में आ चुका है। अब हम चलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पे चलते हैं, ये मैं रब करूंगी अभी। हम हो गया है। हो गया अर्पित? हो गया है? डन मैम। डन है अर्पित? डन है। अच्छा अच्छा, ये जो हमने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पढ़ा या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पढ़ा, यहाँ पे आपको पता है ना, हम इसे स्टैंडर्ड अगर लिखेंगे तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को बता दिया, स्टैंडर्ड का मतलब नॉट हो जाएगा, बता दिया मैंने सब कुछ। अच्छा, ये जो एंथैल्पी होता है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंथैल्पीज होते हैं, तो वो सब हमें पढ़ना है। जैसे एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज होता है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन वगैरह होता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन होता है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है, और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है। तो आप बस इतना ही कर लो, बाकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन वगैरह है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशंस वगैरह भी है, वो सारे एंट्रेंस के लिए चाहिए। ठीक है, तो आपको जितना अभी चाहिए वो मैं इमीडिएट जो आपको सीबीएसई में चाहिए वो करा देती हूँ। तो ये मैं रब कर रही हूँ अभी। तो अगर अभी सुनो, अभी तो पूरा नहीं हो पाएगा, जितना होगा मैं करा रही हूँ, थोड़ा कंसेप्चुअल भी है, तो बाकी रात को एक क्लास रखूंगी मैं। ठीक है, आपका पेपर कब है अर्पित? परसों ना? यस मैम, ट्यूसडे को। परसों है, तो मैं वही सोच रही हूँ आज रात को रख देंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि कल मॉर्निंग भी रख सकते हैं अगर आपको रिविजन भी करनी होती है ना, तो वो मैं थोड़ा सोच रही हूँ। ठीक है, आप एक काम करना, जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो पढ़ा रही हूँ, ठीक है, पढ़ लेते हैं, शाम को भी बुलाऊंगी, शाम का मतलब मैं रात को ही बुलाऊंगी। रात को मतलब अभी मेरी क्लास है, मैं जाऊंगी ऑफिस, जाना है, तो वहां से आऊंगी इंस्टीट्यूट से, तो तब रात को आपको पढ़ाऊंगी मैं, ऑनलाइन जो क्लास चलेगी। और इन बिटवीन आपका काम है, आप पूरा रिवाइज करो, एंटायर रिवाइज करो। और अर्पित आज जब तुम आओगे ना इंस्टीट्यूट मिलने, यस मैम। तो थोड़ा अपना पूरा रिवाइज करके ही डाउट वगैरह लेके आना तो ठीक रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं वहां पे बता दूंगी, उसके बाद तो मिलेंगे नहीं ना फिर। यस मैम। ठीक है, तो जो तुमने पढ़ा है या जो तुम्हारा क्वेरीज है वो तुम पूछ सकते हो आके। ठीक है, और बाकी रात को क्लास रखूंगी इसके लिए, थोड़ा आज तो पूरा नहीं हो पाएगा, तो चलते हैं टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज। टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज, कितने तरीके के एंथैल्पीज होते हैं, कितने तरीके के एंथैल्पीज होते हैं। सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज, एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज। ठीक है, इसके अंदर तीन पार्ट है। एक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, हम इसे लिखते हैं डेल्टा एच फ्यूजन। सेकंड है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, और थर्ड है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इसे हम लिखते हैं डेल्टा एच सब्लिमेशन लिखते हैं, छोटे छोटे पॉइंट है। और सेकंड पार्ट मेरा आता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जिसे हम लिखते हैं डेल्टा एच फॉर्मेशन लिखते हैं। ठीक है, और अगर ये भी स्टैंडर्ड है तो हम इसको नॉट भी डाल देते हैं, यहाँ पे नॉट भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसको लेती हूँ तो नॉट भी लिख सकते हैं। अच्छा, और जो मेरा है एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, डेल्टा एच कंबशन, डेल्टा एच सी लिखते हैं इसको, डेल्टा एच सी लिखते हैं, अंडरस्टूड है ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एक फोर्थ पॉइंट है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन के लिए हम एन लिखते हैं स्मॉल। और फिफ्थ है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन,
इसे हम लिखते हैं डेल्टा एच ए लिखते हैं। क्लियर है? टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज में कितने सारे एंथैल्पीज के बारे में आपको पढ़ना है, कुछ भी नहीं है ये। अगर आप थोड़ा कंसेप्ट समझ जाओगे ना, ये इजी है सारे, बस ध्यान से थोड़ा समझ जाना है चीजों को। एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज जो है वो क्या है? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है ये, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिनोटेड डेल्टा एच वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन डिनोटेड बाय डेल्टा एक्स एसयूबी लिखा जाता है सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच एफ लिखा जाता है नीचे। एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या लिखेंगे? डेल्टा एच सी लिखेंगे नीचे। और एंथैल्पी ऑफ न्यूक्लिएशन क्या लिखेंगे? डेल्टा एच स्मॉल एन लिखा जाएगा नीचे। और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डेल्टा एच स्मॉल ए लिखा जाएगा। इतने तरीके के एंथैल्पी आपके पास मिलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, यही पे अगर करा दूं तो मेरे ख्याल से बेटर होगा। यहाँ पे करवा दूं क्या सारा? डन है? समझ में आ जाएगा? छोटे मोटे टॉपिक तो यहीं पे ही कर लेते हैं, बाकी जो टॉपिक है फिर आपको जो पूरा बोर्ड मुझे चाहिए फिर मैं इसको रख करके करवाऊंगी। सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज पे चलते हैं। सबसे पहला एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज। अच्छा ये क्या है? मतलब फेज चेंज का मतलब क्या है? सॉलिड है लिक्विड करना है, लिक्विड है गैस करना है, गैस है सॉलिड करना है, गैस है लिक्विड करना है। जब फेज चेंज कर दोगे तो उसे कहते हैं फेज चेंज। अच्छा सबसे पहला पॉइंट है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्या होता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इसे हम लिखते हैं डेल्टा एच, फ्यूजन लिखते हैं। ये क्या है? इट इज द अमाउंट, ये हमेशा एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज जो है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो है ये क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 मोल ऑफ ए सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। 1 मोल सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है। कितनी एनर्जी चाहिए? दैट इज द डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। 1 मोल सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, 1 मोल सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर देना है मुझे। कितना हीट चाहिए? डेल्टा एच जो है वो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। कितना चाहिए? डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास H2O लिक्विड है, सॉरी H2O सॉलिड के फॉर्म में है और मैं उसे H2O लिक्विड में कन्वर्ट कर रही हूँ। H2O सॉलिड है, 1 मोल H2O है, सॉलिड के फॉर्म में है, उसको मुझे लिक्विड के फॉर्म में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ अ सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट। इसका डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन कितना निकलता है? कितना आ जाएगा? ये होता है 6 किलो जूल पर मोल। ये फाउंड आउट वैल्यू है। वाटर को अगर सॉलिड से लिक्विड स्टेट में लेना है तो एंथैल्पी 6 किलो, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन हो जाता है ये। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में चलते हैं। यहाँ पे क्या करा जाता है? लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करा जाता है, वेपर करना है, लिक्विड स्टेट को वेपर में कन्वर्ट करना है। दिस इज माय एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को हम क्या लिखते हैं? डेल्टा एच वेपर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताती हूँ 1 मोल लिक्विड को कन्वर्ट करना है गैस में और वेपर में कन्वर्ट करना है। गैस का मतलब लिक्विड को वेपर में ले लेना है। क्या हो जाएगा? वाटर को, अगर वाटर लिक्विड है और मुझे कन्वर्ट करना है मान लीजिए गैस में, कितना आता है? इसका जो एंथैल्पी मानी जाती है डेल्टा एच ऑफ आपका वेपराइजेशन कितना है? दिस इज 46 किलो जूल पर मोल होता है। अगर मुझे 1 मोल वाटर लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस स्टेट में 1 मोल, तो कितनी एनर्जी चाहिए मुझे? 40.6 किलो जूल पर मोल चाहिए। क्लियर है? एंड द थर्ड पॉइंट क्या है? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। क्या होता है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन को हम क्या कहते हैं?
हम लिखते हैं डेल्टा एच सब लिखते हैं। ये क्या होता है, अगर मैं किसी भी कोई भी 1 मोल सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट से सीधे गैस में ले चलो, लिक्विड में नहीं आएगा बीच में, वो सॉलिड से बिल्कुल गैस में जाए, बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट होता है, लिक्विड में बिना आके कैसे गैस में कन्वर्ट होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी सब्सटेंस सीधा सॉलिड से गैस में आ जाए। हमें ऐसा लगता है कि वो सॉलिड में गैस से सॉलिड के स्टेट से गैस में पहुंच चुका है, बट बीच में एक ऐसा स्टेट होता है लिक्विड वाला जो हमें नहीं दिखता है, जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए अपीयर कर जाता है। ठीक है, तो अगर जो स्टेट है वो गैसेस में चला गया, हम उसे कहते हैं सब्लिमेशन कहते हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या है, 1 मोल सॉलिड को कन्वर्ट करना है गैस स्टेट में, 1 मोल को करना है, 1 मोल के सारे कैलकुलेशन चलता है मेरे यहाँ पे, 1 मोल को करना है तो क्या है, इसको मैं ले लेती हूँ, वाटर है, सॉलिड है, ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाटर सॉलिड है, उसको मैं करा है, वाटर को सीधे मैंने गैस में कन्वर्ट कर दिया है, स्ट्रेट गैस में कन्वर्ट कर दिया, देख लो सॉलिड से सीधा गैस, क्या हो जाएगा, इसका डेल्टा एच ऑफ जो सब्लिमेशन होता है, ये क्या करना है, यहाँ पे क्या कैलकुलेशन चलेगा, सबसे पहले मैंने एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में क्या करा, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, कितना एनर्जी रिलीज मुझे रिक्वायर हुई है, 6 किलो जूल पर मोल एनर्जी की मुझे रिक्वायरमेंट हो गई, 6 किलो जूल यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड। नेक्स्ट मैंने क्या करा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर दिया, H2O लिक्विड को H2O गैस की एनर्जी 40.6 किलो जूल पर मोल, 40.6। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या करा, सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर दिया, सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करा था यहाँ पे मैंने क्या करा, डायरेक्टली सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर दिया, तो कितनी एनर्जी चाहिए, दोनों का समेशन हो जाएगा 6 प्लस 40.6 क्या हो जाएगा, 46.6 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे मैंने सॉलिड से लिक्विड में कर दिया तो 6 किलो जूल, फिर लिक्विड को तो 40.6, अगर मैं डायरेक्टली सॉलिड को ही गैस में कर दूं तो कितना चाहिए, दोनों का समेशन हो जाएगा, दैट मींस डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन प्लस डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन और डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन को का सम निकाल दोगे, विल गेट डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली निकाल दिया है सॉलिड से गैसेस। तो ये छोटे मोटे टॉपिक है, किसके लिए है, ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चंस आता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और कंबशन से आता है मोस्टली। आपकी वहां पे स्कूल एग्जाम की बात कर रहे हो सीबीएसई, जहां तो वहां पे एंथैल्पी, सारे एंट्रेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे कंसेप्ट, बट सीबीएसई के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इससे क्वेश्चन ज्यादा दिया जाता है आपको। पहला वाला मैंने करा दिया है, एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज हमने कर लिया है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, सीधे चलते हैं एंथैल्पी ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पे चलते हैं, क्या होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और वो भी अगर नॉट डाल देते हैं स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड फिर क्या हो जाता है। ठीक है, ये डन हो गया है पूरा, Yes, ma'am, done. आज मैं आऊंगी ना, आते आते मुझे 8:30 हो जाएगा रात को, ठीक है, और उसके बाद हम फिर क्लास रखेंगे, मैं आपको बता दूंगी आने के बाद टाइम बता, बाकी जो है ये मैं इसको रहने देती हूँ, मैं इसको रख कर ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, कि चलो मैं सीधे पॉइंट पे चलती हूँ, ठीक रहेगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या होता है ये, अगर मुझे 1 मोल करनी है, 1 मोल, ध्यान रहे मैं क्या बोल रही हूँ, 1 मोल सब्सटेंस मुझे प्रोड्यूस करनी है, किसी भी सब्सटेंस का मुझे 1 मोल प्रोड्यूस करनी है, कहाँ से प्रोड्यूस करनी है, उसके एलिमेंट से प्रोड्यूस करनी है, कहाँ से, उसको उसके एलिमेंट से प्रोड्यूस करनी है, उसके अंदर जो जो एलिमेंट है
उस एलिमेंट से ही मुझे वो सब्सटेंस को प्रोड्यूस करनी है। तो और वो एलिमेंट हमेशा रहेंगे स्टैंडर्ड स्टेट्स में दिखाई देंगे, तो हम उसे कहते हैं फॉर्मेशन कहते हैं। दैट मीन्स दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट absorbed or released during the formation of 1 mole of any substance from its elements in standard states. So write down. ये काम क्या मैं इसको थोड़ा समझाऊंगी। परफेक्ट, मुझे बताना टाइम कितना बचा है और 13 मिनट है मैम। 13 मिनट है। ये मैं पूरे रब कर देती हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे लिखूंगी सो दैट मुझे पूरा बोर्ड भी मिल जाएगा। आपने ये नोट डाउन करा कि नहीं, क्या क्या पढ़ना है हमें? यस मैम, डन है। ठीक है, ये लिख दिया, ये तो पहला मैंने खत्म करा दिया। बस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन, एटमाइजेशन करना है। किसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं। और एक है, आपको पढ़ा दूंगी मैं, हेस लॉ एंड बॉर्न साइकिल। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, आपका पूरा एंटर खत्म हो जाएगा। अब बाकी जो छोटे मोटे हैं, जैसे कि गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, एंट्रोपी हो गया, ये खाली आपको मैं फॉर्मूला वगैरह बता दूंगी, आप आराम से करके आ सकते। अब मैं इसको पूरा रब कर रही हूँ। यहाँ पे करेंगे ना तो थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। मैं देखती हूँ एटलीस्ट एंथैल्पी पे अगर फॉर्मेशन पे अगर हो जाएगा ना तो हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे आती है फॉर्मेशन। डेल्टा एच फॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है। और अगर स्टैंडर्ड है तो फिर हम इसको स्टैंडर्ड भी कहते हैं, बट अभी मैंने बताया नहीं आपको, तो चलते इसलिए चलते हैं। ये क्या होता है? amount of heat absorbed or released, amount of heat absorbed or released when 1 mole of a substance or compound भी बोल सकते हो are formed from its constituent elements in standard state. क्लियर है? क्या है ये अमाउंट? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ध्यान रहे, 1 मोल फॉर्मेशन होना है। 1 मोल सब्सटेंस बनेगा, कहां से बनेगा? कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनेगा, स्टैंडर्ड स्टेट्स में बनेगा। अगर मैं इसे 1 बार और 298 केल्विन में कैरी आउट करती हूँ, एट 1 बार एंड 298 केल्विन को कैरी आउट करती हूँ, तो इसे हम क्या लिखते हैं? डेल्टा एच स्टैंडर्ड लिखते हैं। पता चलिए स्टैंडर्ड क्या है? कि नॉट का काम क्या होता है? दिस नॉट इज फॉर 1 बार एंड 298 केल्विन। वही रिएक्शन को कैरी आउट करेंगे 1 बार प्रेशर में, 298 केल्विन में। उस टाइम जब आप रिएक्शन कैरी आउट करोगे, आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है 1 बार और टेम्परेचर को मेंटेन करा है 298 केल्विन में, तब हम उसे कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। क्लियर है? एग्जांपल में चलते H2 gas plus half O2 gas will give me H2O liquid। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ पहले। इसका जो डेल्टा H हमने लिखा है, ये आपने क्या पढ़ा था? यहाँ पे आपने पढ़ा था डेल्टा H रिएक्शन, आपको मैंने बताया था इसके लिए -286 किलो जूल पर मोल है। देख लो, इससे पहले आपको ये करा चुकी हूँ मैं। ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है फॉर वाटर प्रोडक्शन, वाटर फॉर्मेशन, जहां पे हाफ H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस विल गिव मी H2O लिक्विड। इसका एंथैल्पी बता चुकी हूं मैं, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है -286। अब इस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को मैं डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन बोल सकती हूँ कि नहीं बोल सकती? डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन क्या बताया मैंने आपको? 1 मोल सब्सटेंस बनेगा। यस, 1 मोल बन रहा है, 2 मोल तो नहीं दिख रहा है, 3 मोल तो नहीं दिख रहा है, 1 ही मोल दिख रहा है। क्लियर है? तो ये 1 मोल सब्सटेंस बन रहा है। कहां से बनता है? उसके एलिमेंट से। इसके एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बन रहा है। देखो यहाँ पे कोई कंपाउंड तो नहीं है ना, यहाँ पे प्रॉपर एलिमेंट्स हैं। प्रॉपर एलिमेंट्री फॉर्म से बन रहा है वाटर। उसके एलिमेंट्स कौन कौन है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बन रहा है।
साथ में स्टेट भी मेंशन्ड है, यहाँ पे स्टेट भी लिखा हुआ है, ठीक है, वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट्स में दिखाए गए हैं। और एलिमेंट से बन रहा है कितने, 1 मोल बन रहा है। इसे मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी बोल दूंगी, आई कैन कॉल दिस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इट कैन बी सेड टू बी द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आल्सो, रिएक्शन भी फॉर्मेशन भी हो जाएगा। क्यों फॉर्मेशन हुआ, 1 मोल बन गया। अब जैसे मैं लिखूंगी 2H2 गैस प्लस S will give me 2H2O liquid। मैंने क्या करा, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 2H2 प्लस O2 will give me 2H2। यहाँ पे ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है क्या, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है क्या, इज इट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? यस, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह सकती हूँ मैं, फॉर्मेशन कह सकती हूँ क्या? बोलो हेम सबरी बोलो, आयुष, अर्पित। यस मैम कह सकते हैं। नहीं कह सकते हैं, क्या कहा मैंने, नहीं कह सकते हैं, क्या कहा मैंने, 1 मोल बनेगा, 1 मोल बना है क्या यहाँ पे, इज इट 1 मोल, इज इट 1 मोल? 2 मोल। 2 मोल है, क्या कहा मैंने, तभी बोलती हूँ कि डेफिनेशन को अच्छे से समझ लेना है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसे कहते हैं, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल सकते हो आप, किसी भी ये रिएक्शन हो रहा है तो उसका एंथैल्पी हो सकता है, बट ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। फॉर्मेशन के लिए 1 मोल बनना है, एलिमेंट से बनना है, स्टैंडर्ड स्टेट्स के साथ बनना है। इन 3 चीजों को आपको लर्न करना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए। 1 मोल बनेगा, 2 मोल बनेगा, फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है ये। 1 मोल बनना है, एलिमेंट से बनेगा, स्टैंडर्ड स्टेट्स के साथ बनेगा, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिख सकती हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, अगर मैं इसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन -286 है तो इसको सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मेरा हो जाएगा -572 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। but this is not equal to delta H of formation। क्यों नहीं है, 2 मोल के लिए बन गया है। जब हम फॉर्मेशन का मतलब क्या, फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, 1 मोल बनेगा। अच्छा मैं आपको बता रही हूँ और एग्जांपल दे रही हूँ, ये आ चुका है मेरा, इसका डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आपको मैं बता चुकी हूँ, -92 किलो जूल पर मोल। एक रिएक्शन मैंने दिया है, अमोनिया प्रोडक्शन चल रहा है यहाँ पे, N2 गैस प्लस 3H2 गैस 2NH3 गैस, ठीक है। अब इसका जो है डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन -92 किलो जूल पर मोल मैंने लिख दिया है। मैं डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन को यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन बोल पाऊंगी क्या, इज इट डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, इज इट डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन? नो मैम। नो, 2 मोल बन गया, ये डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन नहीं हो सकता। अब मैं क्या करती हूँ, हाफ N2 गैस प्लस 3/2 H2 गैस विल गिव मी अमोनिया गैस। मैंने क्या किया, 2 मोल बन रहा है ना, 2 मोल के लिए मैंने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो लिख दिया है, बट ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, तो मैं क्या करती हूँ, सबको 2 से डिवाइड कर देती हूँ, हाफ N2 / 2H2 और NH3 गैस। अब इसको मैं कह पाऊंगी डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, यस मैम। कर पाएंगे, क्योंकि 1 मोल बना है, कहाँ से बना है, एलिमेंट से बना है, N2 + H2 से बना है, इसके एलिमेंट कौन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, दोनों से बना है, स्टेट्स से बना है, स्टैंडर्ड स्टेट से बना है, तो इसका क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, अगर 2 के लिए इतना था तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा, आधा कर दो, हो जाएगा -40, आपको आ जाएगा -41 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। तो ध्यान रहे डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन के लिए हमेशा 1 मोल चेक करी जाती है, ऑलवेज 1 मोल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझ में आ रही है, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि 1 डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन हम कब करेंगे। अगर मैं इन सब को 1 बार मैम हाफ किए ना आपने, हाफ करा है सबको, 92 का
हाँ आधा ना, कितना बनेगा? 46 बनेगा ओ ना? सॉरी 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 46, यस सॉरी सॉरी, -46। डन है, क्लियर है। अब ये अगर मैं 1 बार और 298 के एलिमेंट में कैरी आउट करूंगी तो इन सबको मैं स्टैंडर्ड भी बोल पाऊंगी, ये सारे स्टैंडर्ड में चले जाएंगे, नॉट लिखना पड़ेगा मुझे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कंडीशंस ले लिए हैं यहाँ पे, तो दिस इज माय स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। डन है, क्लियर है। टाइम यस कितना मैम। है, टाइम कितना बचा है? और 1 मिनट। 1 मिनट बचा है, 1 मिनट बचा है। तो खैर कोई बात नहीं, जैसे कि आपको मैं और एक दे रही हूँ यहाँ पे, CO solid plus CO2 gas will give me CaCO3 solid। शाम को आपको बताऊंगी कि कैसे रिएक्शन निकाला जाता है। मैंने ये कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन लिखा है, कहाँ से बनता है आपको पता है? कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से बनता है? CaO solid plus CO2 gas is equal to CaCO3। आपने बचपन आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा ये रिएक्शन, CaO solid plus CO2 gas gives CaCO3। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो सकता है क्या? यहाँ पे भी तो 1 मोल बना है ना, यहाँ पे भी तो 1 मोल बना है, और ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो सकता है क्या? इसके लिए जब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है, इट कम्स टू बी, मेरे ख्याल से ये आपका आता है, ये जब बनता है तो ये होता है -778, सॉरी ये समथिंग आता है कुछ 170, इसका रिएक्शन मुझे चेक करना है। अब मुझे खाली इतना बता दो अभी के लिए कि इसका कितना आता है, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा क्या? 1 मोल फॉर्म वन कर मोल रहा है मैम। फॉर्मेशन, हाँ बट होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये एलिमेंट्स है क्या या कंपाउंड है? आपको ये क्या कहा मैंने? कुछ भी बनेगा एलिमेंट से बनेगा। पर ये ये तो कंपाउंड है। कंपाउंड बन गया, तो कंपाउंड बन गया, तो इसको कैसे बनाएंगे हम? कैल्शियम सॉलिड प्लस कार्बन भी सॉलिड होता है, कार्बन सॉलिड प्लस O3 है, सो 3/2 O2 गैस विल गिव मी CaCO3 सॉलिड। अगर मैं CaCO3 को ऐसे बनाऊं तो ये है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए 1 मोल भी